सुन रहे हैं रेडियो MPV 90.4 FM और आपके साथ में मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आरजे ऋषभ। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत सुस्वागतम कार्यक्रम हरितधारा में, जिसके तहत आज हमारे बीच में पादप रोग विज्ञान विभाग राजस्थान कृषि महाविद्यालय से डॉक्टर सुरेश कुमार जी आमंत्रित किए गए हैं, जिनसे आज हम जानने वाले हैं कि गेहूं में लगने वाले मुख्य रोग कौन कौन से हैं और उनका उचित प्रबंधन हम कैसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सर का स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद सर जी। तो सर, ज़्यादा वेट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे श्रोता बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं गेहूं में लगने वाले कौन कौन से रोग होते हैं और खासकर उसका प्रबंधन कैसे किया जाता है। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि गेहूं में लगने वाले रोगों का थोड़ा परिचय आप बता दें पहले। सबसे पहले सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम। आज हम बात करने वाले हैं गेहूं में लगने वाले जो भी रोग हैं और उनका उचित प्रबंधन अपन किस तरह से कर सकते हैं जी। तो सबसे पहले मैं किसान भाइयों को यही कहना चाहूँगा कि हमारे गेहूं जो है वो विश्व की एक प्रमुख खाद्यान्न फसलों में से एक है और भारत में रबी फसल के रूप में इसको बोया जाता है। गेहूं की उच्च उत्पादन क्षमता होने से देश की खाद्य सुरक्षा से सीधे ये जुड़ी हुई होती है जी। लेकिन विभिन्न प्रकार के रोग गेहूं की फसल को मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं, जिससे उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में ही इससे कमी आती है जी। साथ ही मैं किसान भाइयों को ये भी बताना चाहूँगा कि गेहूं में मुख्य रूप से काला तना, रोली, जिसे अपन रतुआ या गेरुआ रोग भी अपन बोलते हैं जी। साथ ही परण, भूरा, नारंगी रोली रोग के नाम से भी एक रोग आता है। पीला या धारीदार रोली रोग भी आता है। अनावृत कंड रोग आता है। दवज कंड रोग आता है। पहाड़ी बंट रोग भी इसमें देखने को मिलता है और एक नया रोग जिसको अपन करनाल बंट बोलते हैं वो भी इसमें देखने को मिलता है। इसी प्रकार चूर्णी लासिता, इस प्रकार के बहुत सारे रोग हैं जो गेहूं की उत्पादकता को और उसकी गुणवत्ता को मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं जी। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि यदि इन रोगों का अपन समय पर नियंत्रण या किसी प्रकार की रोकथाम नहीं की तो ये रोग लगभग 10 से 50% तक उपज में हानि पहुंचा सकते हैं जी सर। साथ ही यदि संक्रमण बहुत तेजी से आता है तो कभी कभी पूरी की पूरी फसल को ये चौपट कर देता है। अच्छा सर, अभी आपने बताया रोली, रतुआ या गेरुई रोग, इसके देशव्यापी या विश्वव्यापी स्थिति के बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूँ तो प्रकाश डालें सर। किसान भाइयों को मैं कहना चाहूँगा कि गेहूं की फसल का ये सबसे हानिकारक और महत्वपूर्ण रोग है। प्राचीन काल से ही समस्त विश्व में इस रोग का प्रकोप गेहूं की फसल पर व्यापक मात्रा में होता रहा है। अब भी ये रोग उन सभी स्थानों पर सामान्य रूप से देखने को मिलता है जहाँ गेहूं की खेती की जाती है जी। इसकी कुछ ग्रहणशील या जो सुग्राही किस्में होती हैं उसमें इस रोग से बहुत ज्यादा क्षति देखने को मिलती है। रोग के व्यापक होने पर फसल उत्पादन में बहुत ज्यादा कमी देखने को मिलती है जी। गेहूं के विभिन्न भागों पर इस रोग के लक्षण साफ तौर पर नजर आते हैं। सन 1946 और 47 में ये रोग उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत में एक अकाल का एक बहुत बड़ा सूचक बनकर लोगों के सामने आया जी। जिसके कारण गेहूं की उपज में काफी कमी आई, जिसे पूरा करने के लिए गेहूं अपने को विदेशों से भी मंगाना पड़ा था जी। गेहूं के इस हानिकारक रोग ने मध्य प्रदेश में 1827 और 1839 में खाने की कमी ही नहीं बल्कि बोने के लिए बीजों में भी बहुत ज्यादा कमी ला के रख दिया था इस रोग ने। अच्छा। सन 1956 और 57 में यही रोग बिहार, पश्चिम बंगाल में इस रोग का बहुत बड़ा आक्रमण देखा गया तो इससे पैदावार में बहुत ज्यादा कमी देखने को मिली। कई बार तो मैं बताना चाहूँ कि उस समय अगर एक खेत में 9 मन अनाज पैदा होता था तो उसमें से आधा मन अनाज ही पैदा हुआ और वो भी इतना खराब था कि उसको जानवर भी नहीं खा सके थे जी। ये इस रोग का बहुत दुष्प्रभाव उस समय देखने को मिला। अच्छा। इसी प्रकार 1916 में अमेरिका और कनाडा में भी गेहूं की रोली रोग की वजह से बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान वहां उठाना पड़ा था जी। इसी प्रकार 1935 में इन्हीं देशों में रोली की वजह से पिछले अकाल से ज्यादा मात्रा में नुकसान भी देखने को मिला। गेहूं की फसल पर मुख्य रूप से वैसे मैं बात करूं तो 3 प्रकार की रोली रोग का आक्रमण देखने को मिलता है जी। जिन्हें काला अथवा तना रोली भी कहते हैं, पत्ती अथवा उसको भूरी रोली के नाम से भी जाना जाता है और कई बार एक तीसरी रोली आती है जिसको पीला या फिर धारीदार रोली के नाम से भी उसको जाना जाता है जी। हमारे यहाँ पर तीनों ही प्रकार के जो रोली रोग हैं वो पाए जाते हैं। ये तीनों रोग पौधे पर आकृति और रंग के आधार पर बहुत आसानी से हम इनको पहचान सकते हैं। सर, एक रोग आता है काला तना रोली रोग, इसके बारे में भी हमारे किसान भाइयों को बताएं। ठीक है, मैं इस रोग के बारे में किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि इस रोग में समस्त विश्व में जहाँ भी गेहूं की खेती की जाती थी वहाँ पर ये रोग देखा गया है जी। गेहूं के काला तना रोली का प्रकोप फसल पर अन्य दोनों प्रकार की जो रोली होती है उसके बाद शुरू होता है। अच्छा। उत्तरी भारत में इस रोग का प्रकोप सामान्य तौर पर फरवरी और मार्च में देखने को मिलता है जी। जबकि फसल लगभग उस समय पक चुकी होती है, अतः इस रोग के फलस्वरूप अधिक हानि नहीं देखने को मिलती है जी। किंतु दक्षिण भारत में ये फसल का मुख्य शत्रु होता है क्योंकि रोग का नवंबर के महीने में ही आक्रमण शुरू हो जाता है जी। सर, इस रोग का पहचान कैसे किया जाए ये भी हमारे श्रोताओं को बताएं।
किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि इस रोग को अपन बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जिनको सीधा आंखों से देखकर भी हम इस रोग को पहचान सकते हैं। तो रोग के लक्षण सर्वप्रथम जो तने हैं और पत्तियों के आवरण पर लंबे भूरे रंग के पश्यूल के रूप में दिखाई देते हैं। अच्छा। पश्यूल अधिकतर तने के ऊपर ही दिखाई देते हैं, अतः इनको तने का रोली रोग के नाम से भी इसको जाना जाता है। जी। प्रारंभिक अवस्था में बहुत छोटे आकार के होते हैं जो धीरे धीरे क्या होते हैं, बड़े होते हैं और एक दूसरे से मिल जाते हैं। एक दूसरे से ये धब्बे आपस में मिलने लगते हैं और भूरे रंग के ये पश्यूल यूरिडोसोराई कहलाते हैं। जी। आरंभ में पश्यूल एक महीन झिल्ली से ढके रहते हैं, परंतु जैसे जैसे इनका परिमाण बढ़ता है झिल्ली फट जाती है, जिसके अंदर से यूरिडो बीजाणु बाहर निकल आते हैं और एक यूरिडोसोराई में असंख्य यूरिडो बीजाणु बनते हैं। जी। आगे चलकर कुछ समय बाद इन्हीं से क्या बनते हैं, टीलिया बनते हैं, जिससे टीलियोसोराई निकलती है और ये रोग की व्यापक अवस्था में पौधे ग्रसित दिखाई पड़ते हैं इसकी वजह से। जिसकी वजह से इस टीलियोसोराई के कारण पौधे के ऊपर अपने को काला काला रंग नजर आने लगता है। जी। और अच्छे से उसमें बालियों का निर्माण नहीं होता है। जी। बालियों में दाने सिकड़ कर या तो हल्के रह जाते हैं या बिल्कुल पूर्ण रूप से दाने जो होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं। जी। रोली से प्रभावित जो पौधे होते हैं उनको पानी की अधिक आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उस समय पौधे की जो वाष्पोत्सर्जन क्रियाएं हैं, श्वसन क्रियाएं हैं, वो सारी बढ़ जाती हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो पौधे की धीमी पड़ने लगती है। जी। इसी प्रकार मैं किसान भाइयों को ये भी बताना चाहूंगा कि इस रोग के अंदर एक एकांतरित पोषी पौधा होता है जिसको अपन बर्बेरिस बोलते हैं। उसके ऊपर इसकी जो फफूंद है वो दो अवस्थाएं बनाती है, एक तो बनाती है पिक्निडियल और एक बनाती है एसिडियल अवस्था बनाती है। जी। जी। सर्वप्रथम पत्तियों की ऊपरी सतह पर छोटे गोल पीले रंग के एक से अधिक धब्बे दिखाई देते हैं। धब्बे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और उनका परिणाम सामान्य रूप से 2 से 5 mm का हो जाता है। जी सर। धब्बों के चारों तरफ एक चमकदार सा क्षेत्र बन जाता है और परिपक्व अवस्था में वो अपसल्क जैसी संरचना अपने को वहाँ पर नजर आती है। जी। जैसे कि उसकी तरफ क्या होता है, कई बार कीड़े भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। इन पिक्निडियल के नीचे पत्तियों की सतह पर छोटे कप जैसी आकृतियां भी अपन सामान्य तौर पर आंखों से देख सकते हैं। जी। जो इसकी एसिडियल अवस्था को प्रदर्शित करता है। जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे किसान भाई अब ये तो समझ गए होंगे कि इसका पहचान कैसे करते हैं। अब इसके कारण की अगर बात किया जाए तो सर इसका मुख्य कारण क्या होता है? किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि ये जो काला तना रोली जो रोग है, इसका मुख्य जो रोगजनक होता है वो पक्सिनिया ग्रेमिनिस टिटिसाई एक फफूंद होती है, उसके द्वारा ये रोग फैलता है। जी सर, गेहूं के पड़ या भूरा रोली रोग के बारे में भी बताएं हमारे किसान भाइयों को। किसान भाइयों को मैं बताना चाहूंगा कि पर्ण या भूरा जो रोली रोग है वो ये जो रोली है, काला तना रोली रोग और पीले धारीदार रोली के मध्य इस रोग को रखा जाता है। जी। नवंबर के अंतिम सप्ताह के बाद से इस रोग का प्रकोप सामान्य तौर पर देखने को मिलता है। जी। ये रोली पत्ती रोली के नाम से भी जाना जाता है। जहाँ पर भी हमारे यहाँ गेहूं की खेती होती है वहाँ पर इस रोग का प्रकोप बहुत अच्छे से देखने को मिल जाता है। क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो इस रोग का अधिक प्रकोप जो है उत्तरी और पूर्वी भारत में मुख्य रूप से देखने को मिलता है। जी। और भारत के दक्षिण में पहाड़ी भागों में भी इसका प्रकोप कई बार अपने को देखने को मिल जाता है। जी सर, अब अगर इसके लक्षण की बात करें तो इस रोग का लक्षण क्या होता है? किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि पर्ण या भूरा जो रोली रोग है उसके लक्षण सामान्य तौर पर नाम से ही पता चल रहा है कि पत्तियों पर इसके लक्षण सामान्य रूप से देखने को मिलते हैं। जी। लक्षण जब अपने को दिखाई देते हैं तो पत्तियों पर चमकीले नारंगी रंग के गोल वर्ताकार पश्यूल या पंक्तियों में न होकर पत्तियों की सतह पर पूर्ण रूप से ऐसे बिखरे बिखरे से हुए नजर आते हैं। जी। जिस स्थान पर यूरिडिया बनते हैं उसके बाद में जी वहाँ पर हरा रंग हल्का पड़ जाता है। जब यूरिडिया पुराने हो जाते हैं तो केवल इन्हें पत्तियों की सतह पर बिखरे हुए देखकर ही अपन सीधे रूप से इसको पहचान सकते हैं। जी। इसकी यूरिडोसोराई जो होती है वो अधो स्तर से ढकी रहती है, परंतु शीघ्र ही क्या होती है उसमें दरार बन जाती है जिसकी वजह से वो फटकर उसके अंदर से यूरिडो बीजाणु धीरे धीरे वातावरण में या वायुमंडल में बिखरने लगते हैं। जी। फिर कुछ समय बाद चारों तरफ एक झालर के रूप में ये रह जाती है। अच्छा। इसके बाद इसमें टीलियो बीजाणु पीले रोली की भांति ही अपने को नजर आते हैं। जी। ये छोटे काले रंग के एक अधो स्तर से ढके हुए भी देखने को मिल सकते हैं अपने को। इसमें टीलियो बीजाणु अधिकता में ज्यादा बनते हैं, लेकिन रोली से प्रभावित जो पौधे की पानी की आवश्यकता इसमें भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जी। और वही जो पहले वाले रोली के अंदर था उसी प्रकार इसमें वाष्पोत्सर्जन और श्वसन की क्रियाएं भी बढ़ने लगती हैं। जी। और जैसा उसमें देखा था अपन ने उसी प्रकार इसकी उग्र अवस्था के अंदर पौधा जो है वो अपनी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उसको खत्म कर देता है। जी। तो ऐसा लक्षण भी अपन इस के अंदर देख सकते हैं। अच्छा, अब यहीं पर एक प्रश्न और बनता है सर कि इसका कारक क्या हो सकता है? किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि पर्ण या जो भूरा जो रोली रोग है ये मुख्य रूप से ये भी कवक के द्वारा ही होता है, और इसकी जो कवक होती है वो पक्सिनिया रिकोन्डिटा फफूंद जिसको अपन कहते हैं उसके द्वारा ही रोग उत्पन्न होता है। जी सर, यहीं पर एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि पाला या धारीदार कीट रोग की यथा स्थिति क्या होगी?
किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि पीला या जो धारीदार जो रोली है, ये सबसे पहले गेहूं के पौधों पर इस रोली रोग का ही असर अपने को सबसे पहले सीधे आमतौर पर नजर आता है। ये रोग दाना बनने से पहले ही लग जाता है जी। इस रोली के यूरिडो बीजाणु पीले रंग के होते हैं, इसीलिए इसको कई बार पीला रोली के नाम से भी इस रोग को जाना जाता है। जी जी जी। दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तरी भारत में इस रोग का प्रकोप अधिक देखने को मिलता है। जैसे इसी प्रकार मैं बात करना चाहूँ कि पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार और राजस्थान के कुछ इलाकों में भी इस रोग से अधिक हानि हम सामान्य तौर पे देख सकते हैं जी। ठंडे जो पहाड़ी क्षेत्र के अतिरिक्त ये मध्य और दक्षिण भारत में भी इस रोग का ज्यादा प्रकोप देखने को नहीं मिलता है जी। लेकिन हिमालय के जो तलहटी इलाकों में इलाके होते हैं, वहाँ पर इस रोग का बहुत अत्यधिक अपन मात्रा में इसका प्रकोप देख सकते हैं। जी सर, किसान भाइयों को हमारे ये भी बताएं कि इसको पहचाना कैसे जाता है। किसान भाइयों को मैं बताना चाहूंगा कि जो पीला या जो धारीदार जो रोली रोग है, इसका मुख्यतः इस रोग के पश्चूल पत्तियों पर नजर आते हैं जी। परंतु रोग की व्यापक दशा में पत्तियों के आवरण हो गया, तना हो गया, बालियां हो गई, वहाँ पर भी इसके लक्षण अपन सामान्य तौर पे देख सकते हैं। पत्तियों की ऊपरी और निचली दोनों सतहों पर हल्के पीले रंग के गोल पश्चूल पंक्तियों में एक लाइन में इस पे अपन देख सकते हैं, वो अपने को लाइन बाय लाइन पंक्तियों में अपने को नजर आते हैं जी। ये पश्चूल पत्तियों पर धारियों के रूप में दिखाई देते हैं जी। रोग के बढ़ने पर ये पश्चूल की कतारें साफ साफ दिखाई नहीं देती हैं। जैसे जैसे रोग बढ़ता है तो अपने को ये पंक्तियां आपस में मिक्स हो जाती हैं और अपने को स्पष्ट रूप से नजर नहीं आती हैं जी। पत्तियों के जिस स्थान पर ये पश्चूल पाए जाते हैं वहाँ का हरा रंग धुंधला होने लगता है धीरे धीरे जी। और लंबी रेखाएं सी बन जाती हैं और यही रेखाएं यूरिडो पुंज पीले चूर्ण के रूप में बाद में बिखर जाती हैं जी। इससे प्रभावित जो पत्तियां हैं वो शीघ्र पक जाती हैं और पकने के बाद वो धीरे धीरे नीचे की तरफ झुकने लगती हैं जी। रोगी पौधे की बाली में लगे हुए दाने हल्के होते हैं या फिर जो पहले वाले रोली रोगों में देखा उसी प्रकार उन बीजों की जो साइज होती है वो आकार जो होता है वो हल्का हो जाता है और बाहर में बहुत ही हल्का हो जाता है और उनका सिकुड़ जाता है, उनका आकार जो होता है सिकुड़ने लगता है जी। और अत्यधिक रोग के प्रकोप की वजह से रोले पौधे के इस रोली से जो पौधे की पत्तियां हैं वो सूखने लगती है और धीरे धीरे नीचे गिरने लग जाती है। सर, यहीं पर मैं इसके रोग जनक के बारे में भी आपसे जानना चाहूंगा। किसान भाइयों को मैं बताना चाहूंगा कि ये गेहूं का जो ये पीला या धारीदार जो रोली रोग है, इसका भी मुख्य जो कारक होता है वो एक फफूंद या फिर कवक होती है। अच्छा। और वो फफूंद जो होती है वो पक्सिनिया स्ट्राइफॉर्मिस नामक एक फफूंद होती है जो इस रोग को उत्पन्न करने का काम करती है। जी। तो किसान भाइयों, जैसा कि सर ने बताया कि गेहूं में लगने वाले कुछ रोगों के नाम सर ने बताए और उसके उपाय क्या क्या हो सकते हैं, इस पर भी प्रकाश डाला। अभी तक सर आपने जो रोगों का नाम बताया, रतुआ रोली या किट रोग, इसके बारे में जानकारी दिया, लेकिन अब मैं ये भी जानना चाहूँगा हमारे किसान भाइयों को आप ये भी बताएं कि इस रोग से निजात पाने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। किसान भाइयों को मैं बताना चाहूंगा कि जैसा कि हमने पहले वाले तीनों जो रोली रोग हैं उनके लक्षणों के बारे में, वो किसके द्वारा होता है, ये चीज अपन ने देखी, लेकिन अब हम मुख्य रूप से बात करने वाले हैं कि इन तीनों प्रकार के जो रोली रोग है इनको अपन किस तरह से इसका प्रबंधन कर सकते हैं या इसको किस प्रकार से रोका जा सकता है या कौन कौन से अपन उचित उपाय करके इस रोग के जो प्रभाव है उसको कम से कम किया जा सकता है। जी। तो मैं किसान भाइयों को सबसे सर्वप्रथम ये बताना चाहूंगा कि गेहूं के रोली रोग की रोकथाम का सबसे अच्छा उपाय होता है कि कोई भी प्रतिरोधी जो किस्म है उसका अपने को प्रयोग करना चाहिए। अच्छा। अगर अपन प्रतिरोधी किस्म करेंगे तो उसमें रोग उत्पन्न ही नहीं होगा, जिससे अपने को रोग से 100% अपन उस रोग से अपनी फसल को बचा सकते हैं। जी जी। साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि भारत में जो रोली रोग है उसके वार्षिक आवर्तन में एक विशेष तौर का एक पोषक होता है, पौधा होता है, जो अभी मैंने कुछ समय पहले बताया, बारबेरिस। वो एक एकांतरिक पोषक पौधा होता है। उसका अपने भारत देश के संदर्भ में उसका कोई महत्व नहीं होता है। जिन देशों में एकांतरिक पोषक अपना महत्व रखता है वहाँ उसका उन्मूलन ही इसका मुख्य रूप से नियंत्रण का उपाय माना जाता है, लेकिन भारत में इसका जो एकांतरित पोषक पौधा इसकी कोई भूमिका नहीं होती है। जी। इसलिए हमारे देश में रोली का ग्रीष्म अतिचार पहाड़ों पर जो स्वयं से उगे हुए जो गेहूं के पौधे होते हैं या गेहूं के जो ठूंठ जो वहाँ पे पहाड़ियों पे बच जाते हैं, जी, जी। उन पर ये समपार्श्विक पोषक अवश्य देखने को मिलते हैं और वही जो है वो मैदानी भागों में गर्मी के समय रोली को शरण देते हैं। जी। और अगर इन साधनों को गर्मी के महीनों में अपन नष्ट कर दें, जहाँ से इस रोग का उत्पन्न हुआ है या जहाँ से ये फैल रहा है, तो मैदानों में जो गेहूं की फसल पर जो रोली रोग का प्रभाव उसको अपन 80 से 90% तक क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जी। इसी प्रकार मैं साथ ही किसान भाइयों को ये भी बताना चाहूंगा कि नीलगिरी और जो पलनी पहाड़ियों की श्रेणियां हैं वहाँ पे जहाँ 2 फसलें एक वर्ष में ली जाती हैं, वहाँ 1 साल गेहूं की फसल बिल्कुल न बोएं और इन फसलों के स्थान पर जई कब बोने का मैं सुझाव उनको देना चाहूंगा कि अपन जई की खेती करें वहाँ पे। साथ ही मैं किसान भाइयों को ये भी बताना चाहूंगा कि जैसे नेपाल में ये अगस्त में आता है, सितंबर के स्थान पर अक्टूबर में फसल बोई जाए, जिसके फलस्वरूप अपन यूरिडो बीजाणु पहले से ही नहीं बन सके, इसके लिए भी अपन
कर सकते हैं। यदि इन पर्वत श्रेणियों पर गेहूं की प्रतिरोधी किस्में उगाई जाएं तो मैदानों में आने वाले जो रोली रोग की जो मात्रा है उसको अपन काफी हद तक क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जी। गेहूं की जल्दी पकने वाली किस्मों को उगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से फसल की जो दूधिया अवस्था होती है जो रोली के भयंकर प्रकोप से बच जाती है। जी। साथ ही देर से पकने वाली जातियों को यदि समय से कुछ पहले बो दिया जाए, अर्थात उसकी अपन पूर्व बुआई कर दें, तो वह फलती और पकती भी जल्दी हैं और साथ ही साथ रोग के संकट से भी अपन इससे बच सकते हैं। जी। गेहूं की फसल में उचित खाद की मात्रा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि फसलों में आवश्यकता से अधिक नाइट्रोजन युक्त खादों के प्रयोग से या उनके उपयोग से पौधों में रोली के प्रति सुग्राहिता आते हैं, उसकी सुग्राहिता क्या होती है, वो बढ़ा देती है उससे, जिससे इसके रोग के आने की जो प्रायिकता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जी। गेहूं की फसल को रोली से बचाने के लिए अपन पोटास युक्त जो खाद है उनका प्रयोग काफी हद तक लाभदायक भी सिद्ध होता है। अच्छा। तो उसका भी अपने को प्रयोग करना चाहिए। इसलिए जहां तक संभव हो फरवरी में सिंचाई कम से कम करनी चाहिए, क्योंकि नमी की अधिकता को समाप्त करने के लिए खेतों में जल निकास का अच्छा प्रबंध भी करना अपने को चाहिए। जी। इस रोग की रोकथाम के लिए अपन 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गंधक के चूर्ण को 3 से 4 बार अपन खेत में बुरखाव कर सकते हैं। जी। रोली के पश्चूल दिखाई देते ही या फिर फरवरी के प्रथम सप्ताह में अपन एक फफूंदनाशी होता है जिसे जिनेब, उसके अपन 0.2% की मात्रा को भी अपन 700 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर उसका अपन छिड़काव करें तो भी इस रोग को काफी हद तक अपन नियंत्रित कर सकते हैं। जी। इसी प्रकार दूसरे कुछ फफूंदनाशी भी हैं, जैसे प्लांटावैक्स हो गया, इसके यौगिक की भी अपन काम में लेते हैं जो इस रोग को काफी हद तक रोकथाम करते हैं। जी। साथ ही अगर अपन काले और भूरे रोली रोग की रोकथाम के लिए अपन डाइथेन M45 0.2% के हिसाब से अपन अगर प्रयोग करेंगे तो वो भी काफी हद तक सबसे अधिक प्रभावशाली अपने को देखने को मिलता है। जी। तो किसान भाइयों, जैसा कि सर ने अभी तक 3 रोगों के बारे में बताया, उससे निजात कैसे पाते हैं और उसका उपाय क्या क्या हो सकता है, इन सभी के बारे में सर ने बताया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अब अगर कुछ और रोगों के बारे में बात किया जाए, जैसे कि गेहूं के अनावृत कंड रोग के बारे में, तो सर आप इस पर भी प्रकाश डालें और हमारे श्रोताओं को समझाएं। किसान भाइयों को मैं बताना चाहूंगा कि जो अनावृत कंड रोग है गेहूं का, ये गेहूं की फसल पर अनावृत कंड रोग की शीतल जलवायु वाले स्थानों पर ये रोग बहुत बहुतायत से अपन देखने को पा सकते हैं, ऐसा देखा जाता है। जी सर। इसे कजियारी या कायमा या कालीमा के नामों से भी आदि रोग नामों से भी अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से इस रोग को जाना जाता है। जी। भारतवर्ष में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, गंगा है, सिंध है आदि जो ये मैदानी और उत्तरी पहाड़ियों पर विशेष रूप से इस रोग का जो रोग प्रकोप है वो देखने को सामान्य रूप से मिलता है। जी। रोग के कारण दानों के स्थान पर इसमें क्या होता है कि काला चूर्ण बढ़ने लगता है। जी। जिसके फलस्वरूप उपज पर बहुत ही हानिकारक प्रभाव हम देख सकते हैं। जी। 1970 और 75 के दौरान जो कंडवा अनावृत जो कंडवा रोग था, इसके कारण पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, वहाँ पर अकाल की स्थिति भी देखने को मिली थी। जी सर। रोग की जब उग्र अवस्था होती है तो उसमें 30% तक नुकसान अपन सामान्य रूप से इस रोग की वजह से देख सकते हैं। जी। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि 1952 और 1953 में ये रोग पंजाब में एक बहुत बड़ी बीमारी के रूप में या व्यापक रूप से इसका प्रकोप देखा गया था, जहाँ पर 3 से 30% तक गेहूं की फसल पूर्ण रूप से इसमें नष्ट हो गई थी। अच्छा। और गेहूं की जो ये अनावृत कंड रोग है, इसके रोगजनक की जो प्रभेद है वो मुख्य रूप से जौ पर इसका कोई प्रकोप नजर नहीं आता है। जी। जो की प्रभेद गेहूं पर आक्रमण नहीं करती है। जी। ये गेहूं की वाली केवल गेहूं पे ही आक्रमण करती है। जी जी जी। सर, इस रोग का पहचान कैसे करें? मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि इस रोग को हम कई लक्षण जो अपन सीधे देखकर भी अपन पता लगा सकते हैं कि ये लक्षण इस रोग के हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि अनावृत कंड रोग के लक्षण पौधे के बाली बाहर निकलने पर ही अपने को देखने को मिलते हैं, या अपन वहीं से पहचान सकते हैं कि भाई इसमें अनावृत कंड रोग के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। जी। रोगग्रस्त जो बालियां हैं वो स्वस्थ बालियों से कुछ समय पूर्व ही निकलने लगती हैं और उससे पहले ही वो परिपक्व होने भी लगती हैं। जी। रोगग्रसित बालियों में दानों के स्थान पर काला चूर्ण बढ़ने लगता है। दानों का स्थान काले कवक वाले जो बीजाणु है वो लेने लगते हैं धीरे धीरे। उन्हें अपन कंड सोराई भी कहते हैं। और सूप के अतिरिक्त पुष्प के सभी भाग जैसे अंडाशय हो गया, वर्तिका हो गई, वर्तिकाग्र हो गया, परागकोश हो गया, यहाँ पर कंड सोराई में परिवर्तित धीरे धीरे वो होने लगते हैं। जी। आरंभिक अवस्था में ये चूर्ण चांदी जैसी कोमल झिल्ली में बंधे रहते हैं। जी। लेकिन किंतु इसके बाद जब बाली के बाहर ये निकलते समय ये झिल्ली क्या होती है, फट जाती है। जी। और बीजाणु नगन हो जाते हैं या फिर वो उनकी झिल्ली जो है वो हट जाती है। जी सर। इन बीजाणु को अपन क्लेमाइडो बीजाणु के नाम से भी जानते हैं। जी जी। हवा हो गई, वर्षा हो गई और कीटों द्वारा बीजाणु पुष्प अक्ष में धीरे धीरे ले जाए जाते हैं। जी। तथा पुष्प अक्ष बिल्कुल क्या रहना है, सोना जैसा अपने को दिखाई देता है। अच्छा अच्छा।
अधिकतर अनसुकी का सिर जो पूर्ण रूप से प्रभावित होता है, वो कंड से ग्रसित पौधों में 20 से 30% तक अधिक वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया हम उसके अंदर देख सकते हैं। जी। ग्रसित पौधों की शुरू के 20 से 25 दिन तक की बहुत ही अधिक जो बढ़वार है वो देखने को मिलती है, जी। परंतु बाद में वृद्धि क्या है वो कम हो जाती है इनकी। जी। तथा कंड ये जो अनावृत कंड रोग है, इसके पौधों का जो शुष्क भार है वो केवल 60 से 64% तक ही अपने को देखने को मिलता है। इतना अपन उसके अंदर सामान्य रूप से देख सकते हैं। जी सर, इसके कारक की बात किया जाए तो कारक क्या हो सकता है? किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि इस रोग का जो मुख्य रोगजनक होता है वो अस्टिलागोटिटिसाई एक फफूंद होती है, कवक होती है, वही इसको उत्पन्न करने का काम करती है। जी सर, अनावृत कंड रोग जो होता है सर, इसको नियंत्रित कैसे किया जाए, ये एक बड़ा सवाल है। मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि जो अनावृत कंड रोग है, ये इसके प्रबंधन के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो जिस गेहूं के खेत से अगली बुआई के लिए बीज लिया जाए, उस गेहूं के खेत से रोगी बालियों को काटकर हमें जला देना चाहिए पहले ही। जी। और रोगी पौधे की बालियां कुछ पहले ही अपने को वहां से निकल आती हैं, तथा उनको आसानी से पहचाना भी जा सकता है। बीज के लिए उन क्षेत्रों को चुना जाए जहां से रोग उत्पन्न नहीं हुआ हो, अर्थात या फिर अपन कह सकते हैं कि बीजों में जो व्याप्त जो प्रसुप्त फफूंद है उसको पहले ही क्या कर देना चाहिए, अपने को नष्ट कर देना चाहिए। उन्हीं बीजों को अपने को बुआई के लिए काम में लेना चाहिए। जी। इस रोग की रोकथाम के लिए सबसे पहले स्विंगल ने, एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1892 में और बाद में यही 1908 में जेनसन नाम के वैज्ञानिक ने प्रयोग किया सर। जी। इस विधि में उन्होंने सर्वप्रथम गेहूं के बीजों को 4 घंटे तक साधारण जो तापमान वाली जो पानी है, जैसे कि अपन कह सकते हैं कि 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो पानी को गर्म किया और उसमें बीजों को उन्होंने भिगो दिया। जी। ऐसा करने से जो कवक ज्योति या फफूंद ज्योति, उसके बीजाणु जो सुसुप्त अवस्था में थे ना पहले, जी जी, वो धीरे धीरे क्या हो सक्रिय हो जाते हैं। और इसके पश्चात अपन तुरंत इन बीजों को 10 मिनट तक 50 से 54 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म पानी के अंदर अपन उनको भिगो देते हैं। जी। इस तापमान पर क्या होते हैं, फफूंद के जो बीजाणु है पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाते हैं और मर जाते हैं। जी। इसके बाद मैं साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि किसान भाई बीजों को बोने से पहले धूप में उनको सुखा लें। अच्छा। और गर्मियों के दिनों में बीजों को सुबह जैसे प्रातः 8 बजे से 12 बजे तक 4 घंटे के अंतराल के लिए इस बर्तन में रखकर इतना पानी भर दें कि पानी की सतह बीज से लगभग 2.5 इंच ऊंची उठ जाए। जी। वहां तक उसमें पानी भरना है। इसके पश्चात बीजों को दोपहर में 12 से 4 बजे जो कड़कड़ाती धूप होती है वो पानी से निकालकर खलियान के फर्श पर उनको फैला देना चाहिए, जिससे मई और जून की गर्मी की जो कड़ी धूप है उससे बीज उस ताप पर सूख जाते हैं। तो ऐसे अपन इस रोग को सामान्य रूप पे अपन इसको नियंत्रित कर सकते हैं। और साथ में किसान भाइयों को मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इस रोग के लिए अपन बीज उपचार भी कर सकते हैं। तो बीज उपचार के लिए अपन बेनलेट एक फफूंदनाशी आता है जिसको 0.2% की दर से अपन उसको उपयोग में ले सकते हैं और रोग को काफी हद तक अपन नियंत्रित कर सकते हैं। जी। इसी के साथ में किसान भाइयों को ये भी कहना चाहूंगा कि कोई भी रोग हो, न कि केवल अनावृत कंड, कोई भी रोग हो उसको अपन 100% तभी नियंत्रित कर सकते हैं जब अपन खेत में उसकी प्रतिरोधी किस्में बोना चालू कर देते हैं। इसी प्रकार में किसान भाइयों को ये भी कहना चाहूंगा कि इस रोग से अगर अपने को निजात पानी है पूर्ण रूप से, तो कुछ मैं प्रतिरोधी किस्में बता रहा हूँ वो अपने को बुआई के लिए काम में लेनी चाहिए। जैसे कि कल्याण सोना हो गई, ये किसान भाई जानते भी हैं इसके बारे में कि कल्याण सोना जो किस्म है वो इस रोग के प्रति प्रतिरोधी होती है। इसी प्रकार HHD 450 ये किस्म भी अपन काम में ले सकते हैं। WG 307 किस्म भी अपन काम में ले सकते हैं। C 302 किस्म भी अपन काम में ले सकते हैं। PV 18 ये कुछ इस प्रकार की प्रतिरोधी किस्में हैं जिनमें ये रोग देखने को ही नहीं मिलता। अतः मैं किसान भाइयों को सलाह देना चाहूंगा कि आप ये इस तरह के जो रोग होते हैं इनको सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप पहले बुआई करने से पहले जो प्रतिरोधी किस्में उनका आप बहुत अच्छे से चुनाव करें और उन्हीं को बुआई के लिए आप काम में लें, जिससे आप इस रोग को 100% तक आप इसको नियंत्रित कर सकते हैं। जी जी सर, किसी भी रोगों से अपनी फसल को नियंत्रित करना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो जैसा कि आपने सारा तरीका बता दिया, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे किसान भाई इसको जरूर समझ पाए होंगे। अब मैं बात करना चाहूँगा सर गेहूं में लगने वाला ध्वज कंड रोग के बारे में, इसके बारे में बताएं सर। किसान भाइयों को मैं बताना चाहूंगा कि गेहूं में एक और अलग प्रकार का रोग लगता है जिसे अपन ध्वज कंड के नाम से भी जानते हैं। तो सर्वप्रथम इस रोग का प्रकोप 1868 में ऑस्ट्रेलिया में सर्वप्रथम देखा गया था सर। जी सर। इसके बाद ये रोग काफी कई देशों तक फैला, जैसे जापान हो गया, चाइना हो गया, दक्षिण पूर्वी एशियाई के बहुत सारे देश हो गए जिसमें अपन भारत को भी ले सकते हैं, पाकिस्तान को भी ले सकते हैं, और यूरोप में भी इस रोग का काफी प्रकोप देखा गया। इसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, इस प्रकार के बहुत सारे देश है जहाँ पे इस रोग के बहुत सारे संकेत
अपने को देखने को मिले। जी। भारत में सबसे पहले इसका जो परिणाम अपने को देखने को मिला वो 1906 में एक हमारे वैज्ञानिक थे, प्लांट पैथोलॉजिस्ट ही थे, ईजे बटलर साहब जी। उन्होंने पश्चिमी पंजाब के लायलपुर जगह है, वहाँ पर इस रोग को सबसे पहले उन्होंने इसको देखा, या इसका संकेत उन्होंने वहाँ पे सबसे पहले देखा जी। इसका प्रकोप अभी भी अपन बात करें तो जैसे पंजाब हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, वहाँ पर इसका बहुत अच्छे से अपन देखने को मिलता है। इस रोग के संकेत अपने को वहाँ देख सकते हैं जी। आमतौर पर इससे 5% से अधिक हानि नहीं होती है इस रोग की वजह से, लेकिन उग्र अवस्था जब इस रोग की होती है तो लगभग 60 से 70% तक भी अपन नुकसान इस रोग की वजह से देख सकते हैं जी। सर, लक्षण क्या होता है, कैसे पहचाना जाए कि गेहूं में ध्वजकंड रोग लग गया है? हाँ, तो मैं साथ में ये बताना चाहूंगा कि किसान भाई बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जिससे सीधा पता लगा सकते हैं कि ये ध्वजकंड रोग के ही लक्षण हैं। तो ध्वजकंड रोग का जो प्रकोप है वो देर की बीजांकुर अवस्था से ही देखने को मिल सकता है जी। तो तब जब तक फसल परिपक्व होती है तब तक ये चलता रहता है। अच्छा। मुख्यतः पत्तियां भी इससे काफी हद तक प्रभावित होती हैं, लेकिन तने के ऊपर जो पत्तियां हैं वहाँ पर भी कभी कभी इसके लक्षण हैं वो देखने को मिल सकते हैं जी। बहुधा पत्तियां बालियों को लपेटकर बढ़ने से रोक देती हैं जी। जैसे जो बाली बनी उसको पत्तियां उसके ऊपर लिपट जाती हैं और उसको आगे बढ़ने से वो रोक देती हैं जी। पत्तियों पर भूरी या भूरी काली कुछ उभरी हुई सी धारियां पत्ती सिरा के समानांतर बढ़ती रहती हैं जी। पुरानी पत्तियों पर ये कंड सोराई काली धारी जैसी अपने को देखने को मिल सकता है। अपन सीधी नग्न आंखों से भी उसको अपन देख सकते हैं जी। शुरू में अधोस्तर से ये ढकी हुई रहती हैं, बाद में अधोस्तर के फटने पर काला चूर्ण बाहर आ जाता है, जिससे पत्तियां क्या होती हैं, मुड़ जाती हैं जी। और झंडे की तरह नीचे झुकने लगती हैं, इसीलिए इसको नाम भी ध्वजकंड दिया गया है सर जी। पत्तियां ऐंठन के बाद ऐसी प्रतीत होती हैं कि जैसे गिर रही हों, उनमें ऐंठन आ जाती है, जिसकी वजह से अपने को लगता है कि पत्तियां धीरे धीरे नीचे गिर रही हैं जी। शीघ्र ही कुछ समय बाद पत्तियां जो हैं, जो नीचे इस तरह से जो पत्तियां नीचे मुड़ी हुई थी या इस तरह से जो लपेटी हुई थी, मुड़ी हुई थी, वो धीरे धीरे नीचे झड़ने लगती हैं और पौधा जब इसकी उग्रता बढ़ती जाती है इस रोग की तो पौधा धीरे धीरे मरने लगता है सर जी। पत्तियां ऐंठकर बाली को लपेटकर बढ़ने नहीं देती हैं और जिससे दाने भी उसके अंदर बालियों के अंदर नहीं बनते हैं, उसके अंदर बालियां जो होती है उसमें दाने अपने को दिखाई नहीं देते हैं जी। यदि दाने बन भी जाते हैं तो वो बहुत सिकुड़े हुए होते हैं और उनमें वो वजन में बहुत ही हल्के होते हैं जी, जिसकी वजह से अपने को आगे चलकर बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है जी। दानों का अंकुरण कई बार तो होता है लेकिन कई बार होता ही नहीं है, दाने अंकुरित ही नहीं होते हैं सर जी। पौधे की वृद्धि भी कई बार क्या होती है, रुक जाती है और पौधा पूर्ण रूप से जो उसकी प्रारंभिक अवस्था होती है वहां तक पहुंच ही नहीं पाता है और पौधे की जो ओवरऑल जो वृद्धि होती है वो अवरुद्ध हो जाती है। सर, इस रोग का रोग जनक क्या होता है? किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि ये भी एक फफूंद द्वारा होने वाला ही रोग है। ये जिस फफूंद से होता है उसका नाम होता है यूरोसिस्टिस एग्रोपायरी, एक कवक है, वो ये रोग उत्पन्न करती है जी। सर, मैं अब इसके नियंत्रण के बारे में जानना चाहूंगा कि इस रोग का रोकथाम कैसे किया जाए। किसान भाइयों को मैं बताना चाहूंगा कि इस रोग की रोकथाम के लिए अपन एक जो फफूंदनाशी आता है जिसको किसान भाई बहुत अच्छे से भी जानते हैं, जैसे वाइटावैक्स हो गया जी, उसको 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से अपन उसको बीजों को उपचारित कर सकते हैं और इस रोग से काफी हद तक अपन उसको नियंत्रित कर सकते हैं जी। साथ ही किसान भाई फसल चक्र अपनाकर भी गर्मियों के दिनों में गहरी जुताई करके भी और प्रतिरोधी किस्में उगाकर भी इस रोग को अपन बहुत काफी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं जी। साथ ही मैं किसान भाइयों को ये कहना चाहूंगा कि इस रोग के लिए अपने को जो अपन बुआई करते हैं उसको गहरी नहीं करनी चाहिए। अगर गहरी बुआई करेंगे तो इस रोग की भी काफी हद तक जो इसके लक्षण वो कम नजर आते हैं। तो किसानों को मैं सलाह दूंगा कि इसकी गहरी बुआई नहीं करनी चाहिए और इसकी बुआई अपने को जल्दी कर देनी चाहिए, जो इस रोग के आने की जो प्रायिकता है उसको कम करता है जी। क्योंकि इस समय तापमान और जो नमी होती है वो बीजाणु के अंकुरण और बीजांकुर के संक्रमण के लिए अनुकूल नहीं रहते हैं, जिससे भी अपन इस रोग को काफी हद तक बिना कुछ फफूंदनाशी वगैरह प्रयोग करके भी इस रोग के जो प्रभाव उसको अपन कम कर सकते हैं जी। रोग ग्रसित जो पौधे हैं उसके जो ठूंठ होते हैं और अन्य खरपतवार जो होते हैं उनको आसपास जो होते हैं उनको नष्ट कर देना चाहिए, वो भी इस रोग को आगे बढ़ाने में काफी बार बहुत योगदान देते हैं जी। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार से ये जो अपने रोकथाम की जो अलग अलग विधियां मैंने बताई इन सबको अपन काम में लेंगे तो किसान भाई काफी हद तक बिना किसी फफूंदनाशी या फिर इस तरह के जो कवकनाशी होते हैं उनका प्रयोग किए बिना भी अपन रोगों को काफी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं जी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे किसान भाइयों को। और जैसा कि गेहूं का समय भी चल रहा है और गेहूं में तमाम ऐसे रोग लगते हैं जिसके बारे में बहुत सारे किसान नहीं जान पाते हैं, और आज आपने इन सभी रोगों के बारे में बहुत अच्छे से बताया, उसके उपाय क्या क्या हो सकते हैं इसको भी बहुत अच्छे से समझाया। मैं पूरा उम्मीद करता हूँ कि हमारे किसान भाई इसको समझे होंगे और इसका फ़ायदा उनको ज़रूर मिलने वाला है।
एक बार सर पुनः आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद सर, और अंत में मैं सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत राम राम।